स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस पे। नई सीरीज, पहला दिन। जून सीरीज की शुरुआत इससे शानदार नहीं हो सकती थी। नए लाइफ हाई, ऑल टाइम हाई निफ्टी ने आज आपको लगाकर दिखाए और इसकी अगुवाई दिग्गज RIL कर रहा है। ऐसे में पूरी सीरीज के लिए बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। क्या होगा आगे ये हम आपको बताएंगे। वायदा बाजार में अगली सीरीज की तैयारी कैसी हो रही है, अगले हफ्ते, अगले महीने के लिए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, उन सारे आंकड़ों को देखेंगे और हमारे एक्सपर्ट LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा की राय लेंगे। इसके साथ साथ गौरव आपको देंगे इंडेक्स पर अपनी राय, साथ ही आपको बताएंगे कमाई वाले ऑप्शन और साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के CFO सौरभ गुप्ता से भी। और हाँ, हर रोज की तरह सस्ता ऑप्शन तो आपके लिए होगा ही। तो ये सब कुछ है बाजार पे, फिलहाल इस पे नजर होगी। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं आज किन स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा एक्शन है। वायदा बाजार में ट्रेडर्स आज किन काउंटर्स पे एक्टिव हैं। दिग्गज RIL सबसे पहले, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि RIL पे आज जिस तरह से लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको साफ तौर पे ये बता रहा है कि बाजार में किस तरह का एक लीडरशिप पोजीशन आज RIL ने ली है। दिग्गज ब्रोकरेजेस की ओर से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, रिकमेंडेशंस आ रही है और उसका पूरा फायदा RIL को मिलता हुआ। इसके साथ साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, HDFC AMC, ICICI लोम्बार्ड, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आप वायदा कारोबार में आज एक्शन देख रहे हैं। अगर आप मंदी की तरफ वाले स्टॉक्स पे नजर डालें, शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं, TVS और M&M, तो ये दो ऑटो स्टॉक्स हैं जहां पे आज मंदी की पोजीशन नई सीरीज में पहले दिन बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा सन फार्मा नतीजों के बाद कमजोर है और यूनाइटेड ब्रूवरीज, यहां पर भी आपको मंदी होती हुई नजर आएगी। इंडेक्स की तरफ रुख करते हैं। देखिए, इंडेक्स में आज हमने रिकॉर्ड लेवल छूते हुए जरूर देखा, 15,430-31 के आसपास, उसके ऊपर भी गए, टिकने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में एक बात साफ है, आज आप देखिए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच जो मुकाबला है 15,500, जो इमीडिएट आपका अगला हर्डल होगा, वहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्डअप है कॉल साइड में, यानी मंदी की पोजीशन ये एक तरह से जुड़ी है ऊपर। और अगर आप 15,400 देखें जो कि इमीडिएट सपोर्ट का काम करना चाहिए, वहां पर जो नेट एडिशन है वो करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का है, यानी आधा है। तो 15,300 देखिए, यहां पर आपको पोजीशंस बनती हुई अच्छी नजर आएंगी, नेट 15, 16, 17, 18,000 के दायरे में। तो इसका मतलब है कि थोड़ी डिप आ सकती है, 15,300, 350 तक के दायरे में एक बार निफ्टी आ सकता है, ऐसा ऑप्शन राइटर्स को लगता है, इसलिए वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। देखिए, वन वे मूव हमने देखा है, करीब करीब 10 दिन के अंदर आप 14,800, 850 से आज 15,450 तक पहुंच गए। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी लेकर चलना, थोड़ी सेफ्टी मार्जिन लेकर चलना ट्रेडर्स के लिए लाजमी होता है, वही आप देख रहे हैं। निफ्टी बैंक पे देखिए, निफ्टी बैंक ने काफी जद्दोजहद की, ये कहना चाहिए, क्योंकि 35,000 के लेवल के आसपास आकर आप बार बार अटकते थे। कल फाइनली हमने 35,200 का लेवल निकलते हुए देखा। आज के ट्रेड में इस समय जो स्थिति बन रही है, आपके सामने ऑप्शन की पोजीशन आएगी 35,000 के लेवल पे डिसाइसिवली अब पुट राइटर खड़े हो रहे हैं। इस वक्त नेट आपको करीब 15,000 की पोजीशन जुड़ती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर एडिशन साफ तौर पे आपको दिखाई देगा। ऊपर की तरफ अगर आप 35,500 का रुख करें तो यहां पर आपको थोड़ी सी पोजीशन फिर कॉल साइड की ओर टिल्ट होती हुई नजर आ रही है। तो 15,500 के दायरे में, 15,600 के दायरे में अगर आप ऑप्शन की प्राइसिंग देखें, वहां तक तो जाने की कोशिश एक बार साफ तौर पे नजर आती है। बल्कि अगर माफ कीजिएगा 35, जिस तरह से पोजीशंस हैं, अगर मैं ये कहूं कि एक बार 35,800, 35,900 भी दिख सकता है, उस हिसाब से प्राइसिंग हो रही है। तो दायरा जो बन रहा है आपके सामने इस वक्त, अब साफ तौर पे आप कहेंगे कि नीचे की तरफ 34,700, 34,800 पे सपोर्ट बिल्ड हो गया है और ऊपर 35,700, 35,800, 35,900 के दायरे में जाने की कोशिश हो सकती है। गौरव, आपकी रीडिंग क्या है, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी। गुड आफ्टरनून। अगर आप निफ्टी की अगर बात की जाए तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि एक दायरा बनते आ रहा है और यहाँ पे चूंकि काफी एक अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है। अगर आप 4-5 दिन का देखेंगे तो एक अच्छी खासी आपको अपसाइड देखने मिल चुकी है। तो अगला 1-2 दिन यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे गैप अप हुआ था, गैप को सस्टेन जरूर कर रहा है, लेकिन जो हाई लेवल्स थे उसके अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली आपको देखने मिल सकती है। तो कोई भी डिप अगर आती है 15,300 के आसपास, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका रहेगा बाय करने का। 15,200 का स्टॉप लॉस, 15,450, 15,500 तक के लेवल्स प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे आप अगर देखेंगे वर्ल्ड ओवर चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफी पहले
यूएस मार्केट्स ने हाई बना दिया था, यूरोपियन मार्केट्स हाई बना थे, लेकिन इंडिया जो है वो अभी आज फॉलो अप हुआ है, आज कैचअप किया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से और आपको अपसाइड देखने मिल सकती है, लेकिन हर एक लेवल पे बाय करो वो सही राय नहीं होगी। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है तो बाय करना वो बेहतर होगा। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अगर आप आवली चार्ट देखेंगे तो एक 2000 पॉइंट का रेंज था, उसको उसने ब्रेकआउट दिया है 34,300 400 के ब्रेकआउट के लेवल पे, उसको रिटेस्ट किया है और ऊपर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ 36,000 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। तो कोई भी टिप अगर 34,500 से 700 के आसपास अगर आती है तो आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में 36,000 तक के लेवल्स होंगे। तो दोनों ही जो इंडिसेस है वो बाय ऑन डिक्लाइंस के ही होंगे, लेकिन करंट जंक्शन पे मैं नहीं कहूंगा कि आप अग्रेसिवली बाय कीजिए। कोई डिप अगर देखने मिलती है तो बाय करना बेहतर होगा। ओके, चलिए, ठीक है, ये राय आपके लिए आती हुई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक शानदार नतीजे की, और हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक की। इसके अगर आप नतीजों पर नजर डालेंगे, अनुमान से बेहतर आंकड़े आपके सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के खुद के भी जो अनुमान थे, जो उनका खुद का गाइडेंस था, उससे बेहतर FY21 खत्म हो रहा है। और जो कुछ एनालिस्ट का अनुमान था हमारे सामने, रेवेन्यू का अनुमान था करीब 2060 करोड़ का और आई है 2109 करोड़ पे। एबिडा का अनुमान था 98 करोड़ का, यहां पे जरूर आपको थोड़ा मिस दिखेगा। मार्जिन पे अनुमान 3.8 था, वही आया है। और मुनाफे का अनुमान जो था हमारा 45 करोड़, करीब करीब वहीं आता हुआ आपको दिखाई देगा। स्टॉक फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है, 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। और इस नतीजे पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ सौरभ गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, कंपनी के CFO। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो ग्रोथ दिखाई है बहुत ही शानदार, जरा हमें थोड़ा इसका ब्रेकअप बताइए, किस तरह से आता हुआ नजर आ रहा है? और उसका सबसे बड़ा ग्रोथ हमारा एलईडी टीवी सेगमेंट में आया है, जो ऑलमोस्ट 56% हमारे रेवेन्यूज का, जो आपने नंबर लिए अभी 2100 करोड़ में से लाइटिंग में ईयर ऑन ईयर 50% का ग्रोथ है। हमारा वॉशिंग मशीन दिक्कत नजर आ रही है गुप्ता साहब, फिर से कोशिश करते हैं आपके साथ जुड़ने की। तब तक गौरव, जरा आप बताइए आज आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या है, उसके बाद फिर गुप्ता साहब के पास चलेंगे। जी, जो पहला जो रिकमेंडेशन है वो आईटी नेम्स में होगा, कोफोर्ज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा इसके अंदर कंसोलिडेशन था, और इस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आपको देखने मिला है। अगर आप डेली चार्ट्स भी देखेंगे, आवली चार्ट्स में ज्यादा पीरियड देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर काफी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये रेंज में ट्रेड करता है, ब्रेकआउट होता है, फिर रेंज में ट्रेड करता है, फिर ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसमें वॉल्यूम्स है, इसके अंदर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक अच्छा बाय का मौका बनता है। 3720 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 3480 का इसमें लक्ष्य होगा। एक और चीज इसमें अच्छी है, अगर आप कोफोर्ज को डिवाइड करेंगे निफ्टी आईटी से, रेशियो चार्ट अगर देखेंगे तो वो भी एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में ये आउट परफॉर्म कर सकता है आईटी स्पेस को। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इसमें अगर आप देखेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आवली चार्ट्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। सबसे कंसिस्टेंट नाम में से एक ये है। अगर आप देखेंगे, चाहे आप एमएनएम फाइनेंस देख लीजिए, उज्जीवन देख लीजिए, या आप और कोई एल&टी फाइनेंस देख लीजिए, आप कंपेयर करें तो पेयर में अगेन ये काफी एक अच्छा रहा है। ये और चोला है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, ट्रायंगल ब्रेकआउट इसके अंदर है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में बढ़ते जा रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे और एक अच्छा मौका बनता है बाई का। 1470 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट 1540 के होंगे। पोजिशनल टारगेट्स अगर देखें तो यहाँ से काफी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का जो टारगेट है काफी बड़ा है। तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो है डीवीज लैब का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल इतना कुछ ज्यादा फार्मा स्पेस में नहीं हो रहा है, लेकिन डीवीज इन पर्टिकुलर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन डीवीज लैब में हो रहा है। एक अगेन ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसमें प्राइस स्क्वीज आपको देखने मिल रही है, शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें सारी चीजें जो है वो काफी बेहतरीन है। एनी टाइम इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू इट्स फार्मा पेयर्स आपको देखने मिल सकती है डीवीज लैब के अंदर। तो 4070 के स्टॉप लॉस आप खरीद सकते हैं। 4300 के इसके इमीडिएट टारगेट होंगे। और फाइनल रिकमेंडेशन जो है, जहाँ पे काफी अनवाइंडिंग के बाद शॉर्ट भी दिख रहे थे, वो है एनटीपीसी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा आपको इसमें ब्रेकडाउन देखने मिला। आवली चार्ट्स कह दीजिए, डेली चार्ट्स कह दीजिए, अर्ली साइंस ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं। राइजिंग ट्रेंड लाइन का इसमें हर्डल आ रहा है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो इसमें फिलहाल नेगेटिव है। और इसमें अगर आप देखेंगे आज भी स्टॉक जो है प्रेशर में ही है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स भी इसके वीक ही है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे सेलिंग के आपको मौके देखने मिल सकते हैं। 106 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, 113 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो आप एक शॉर्ट की कॉल दे रहे हैं एनटीपीसी पे, बाई की कॉल आ रही है कोफोर्ज पे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और डीवीज लैब। तो 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन यूनाइटेड ब्रूअरीज पे नजर डालिए गौरव जल्दी से। देखिए अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया था कि यूबीएल में सबसे ज्यादा जो आज हमारी शॉर्ट की लिस्ट है उसमें यूबीएल आपको आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आज सीरीज का पहला दिन है और आज यहां पे करीब करीब 11% के आसपास बिल्डअप है, एडिशन है पोजीशन का, और स्टॉक कमजोर होता हो तो शॉर्ट बन रहे थे। अब खबर आ रही है कि बैंक्स विजय माल्या का हिस्सा यहां पर बेचना चाहते हैं, करीबन 16% हिस्सा बेचने के लिए वो कोशिश में है। और ये इतनी बड़ी सप्लाई अगर मार्केट में आती है तो प्राइस पे प्रेशर बढ़ना लाजमी है। कैसे देखते हैं आप, चार्ट्स क्या कहते हैं? चार्ट्स अगर देखेंगे तो काफी इसमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभरता है 1300 तक का लेवल, 1300 से 1315। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग डिप्स देखने मिलती है यहाँ पे आने के बाद में। तो ये इसका एक सबसे क्रिटिकल लेवल है, जब तक ये पार नहीं होता कोई भी राइज अगर देखने मिलती है तो आप उसको शॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्ट्स भी इसके थोड़े नीचे में, क्योंकि जो यहाँ से अपसाइड आपको देखने मिली थी उसका अगर जो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 1230 1235 के आसपास में, तो मैं समझ अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है एनी सेल ऑन राइज के लिए। और आज जैसे आपने बोलने के बाद में काफी गिरना शुरू हो भी गया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे पोजीशंस आपको वीक साइड में बनती हुई दिखने जा रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर फिलहाल राइस का मौका तो नहीं दिख रहा, लेकिन और ज्यादा डिटेल्स देते हैं। यतिन हमारे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी, और ज्यादा जानकारी लेकर। यतिन बताइए। तो देखिए प्रदीप, हमने बहुत ही सीनियर लेवल के बैंकर्स और जो बेसिकली ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन के साथ, उनसे कंफर्म किया है कि एसबीआई का जो कंसोर्शियम है, बैंक्स का जो कंसोर्शियम है, वो तैयारी कर रहा है विजय माल्या की एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए। अगर आप एसेट्स का लिस्ट देखें तो आपको यूनाइटेड ब्रूवरीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आते हुए दिखेगा। लगभग 16.5% के आसपास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास यूबीएल के शेयर्स अटैच्ड हैं जो विजय माल्या को बिलोंग करते थे। और अब बैंक्स ने अपनी टीम्स को, खास करके लीगल टीम को लगा दिया है कि किस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से ये ट्रांसफर जल्द से जल्द खत्म करने के बाद ब्लॉक डील के जरिए या ओपन बाजार में यूनाइटेड ब्रूवरीज के शेयर्स बेचे जाएं, क्योंकि ये बैंक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सालों से ये केस जो है विजय माल्या के साथ चल रहा था और फाइनली हमने कुछ ही दिनों पहले देखा है कि जो पीएमएलए की कोर्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो कोर्ट होती है, उसने बैंक्स को कह दिया है कि अभी आप इन शेयर्स और एसेट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। लगभग 16%, 16.25% स्टेक जो यूनाइटेड ब्रूवरीज का बैंक्स के हाथ में आएगा, उसकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 5,500 करोड़ है। और जल्द से जल्द अगर ये मोनेटाइज कर पाते हैं बैंक, तो आपको फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी बैंक से बहुत बड़ी रिकवरी की संभावना होती है। और हमको ये कहा जा रहा है कि जो बैंक की लीगल टीम है उनके साथ डिस्कशन यस्टरडे खत्म हो चुके हैं और शेयर्स बेचने की प्रक्रिया और दूसरे एसेट्स बेचने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। एसबीआई को जब हमने क्वेरी भेजी तो अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आया। जैसे ही जवाब आएगा हम अपडेट करेंगे। लेकिन 17 बैंक्स का जो कंसोर्शियम है वो काफी कॉन्फिडेंट है कि जहां तक की शेयर्स का सवाल है यूनाइटेड ब्रूवरीज का, तो बहुत जल्द इसको मोनेटाइज किया जाएगा ओपन मार्केट सेल के थ्रू। बिल्कुल, तो काफी जद्दोजहद के बाद, मशक्कत के बाद अब बैंक्स के हाथ ये सारे एसेट्स लग रहे हैं विजय माल्या के, जिनका वो बेच करके अपने पैसे वसूल कर पाएंगे। तो देखिए यूनाइटेड ब्रूवरीज के लिए एक तरफ ये खबर बुरी है क्योंकि यहां पर ये डील होगी तो इसके चलते दाम नीचे आ सकते हैं, और बैंक्स के लिए जो लेंडर्स है उनके लिए खबर अच्छी है। एसबीआई हो या कंसोर्शियम से जुड़े हुए दूसरे तमाम बैंक्स हो जिन्होंने विजय माल्या को पैसे दे रखे हैं, जिनके ऊपर बकाया है, जो पैसे की वसूली की जानी है, तो बैंकों के लिए अच्छी खबर। लेकिन यूबी पर आप दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वापस से हम चलते हैं सौरभ गुप्ता साहब के पास। गुप्ता साहब, माफ कीजिएगा, आपकी बात आती रह गई थी क्योंकि नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत थी। बताइए, आप हमें जानकारी दे रहे थे अपनी ग्रोथ पर, और साथ में अब आगे का गाइडेंस भी जरा बताइएगा। जी, तो हमारी जो Q4 में ग्रोथ रही है वो ऑल अक्रॉस सारी सेगमेंट्स में ग्रोथ आई है। मेनली हमारी एलईडी टीवी में ग्रोथ आई है, वॉशिंग मशीन और लाइटिंग सेगमेंट में ग्रोथ आई है। आगे की ग्रोथ की विजिबिलिटी देना, हमें लगता है कि मई एंड तक हम कॉशियसली होपफुल हैं कि मई एंड तक काफी डिस्ट्रिक्ट में, काफी स्टेट्स में लॉकडाउन खुल जाना चाहिए, तो धीरे धीरे हमारी सेल्स
और जो अभी फैक्ट्री में यूटिलाइजेशन थी वो और बढ़ेगी, और हमें लगता है कि जून 10 के बाद धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। पूरे साल की गाइडेंस देना एज ऑफ नाउ मुश्किल लगता है, बट हमें लगता है कि जो नंबर हमने पहले गाइड किए थे हम उसकी तरफ डेफिनेटली वर्क करेंगे टुवर्ड्स अचीविंग दोज नंबर। एंड हमें लगता है जैसे लास्ट ईयर एक सर्ज आया था डिमांड का और एक पेंटअप डिमांड आई थी आफ्टर लॉकडाउन खुलने के बाद, हमें लगता है कि वो इस साल भी आ सकती है। बट इस साल थोड़ा सा रूरल एरिया में स्प्रेड आउट ज्यादा हुआ है, तो अर्बन एरिया में डिमांड पहले ज्यादा आएगी एंड फिर बाद में रूरल एरिया में कैचअप करेगी। ओके एक बात लेकिन आप देखिए, अनुमान भी था कि आपकी मार्जिन कम होगी, उसी हिसाब से 6.5 के सामने अब आप 3.8 पे आ गए हैं। आगे इस वक्त आपके पास जिस तरह के ऑर्डर हैं, जो प्रोडक्ट मिक्स है, उसके हिसाब से मार्जिन कैसे देखते हैं? हमारा मार्जिन इसलिए गिरा है, दो रीजन है। एक तो हमारा सेल्स मिक्स चेंज हो गया है, तो हमारा 56% रेवेन्यू अगर आप देखें टीवी से आता है, जो कि हमारा ओईएम बिजनेस है, जहां पे हमारा मार्जिन जनरली 2.5 से 2.75% रहता है। तो अगर उस बिजनेस का शेयर ओवरऑल रेवेन्यूज में बढ़ेगा तो मार्जिन प्रोफाइल गिरेगा। तो ये इसकी वजह से एक वो रीजन है कि हमारा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आया है। दूसरा, अगर आप देखें कि वर्ल्ड ओवर कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, नवंबर से कमोडिटी के कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई थी एंड इस Q4 में काफी हमें इम्पैक्ट लगा है। हमारे जो ओडीएम बिजनेस है, जो हमारा लाइटिंग और वॉशिंग मशीन का बिजनेस होता है, जहाँ पे हमारे खुद के डिजाइन सोल्यूशन ऑफर करते हैं हम, उसमें हमें मार्जिन का इम्पैक्ट आया है, क्योंकि उसमें हमेशा थोड़ा सा लैग रहता है वो कॉस्ट इंक्रीजेस को कस्टमर्स को पास ऑन करने में। तो हमने लाइटिंग के बिजनेस में काफी हद तक Q4 में पास ऑन कर दिया था और काफी अब हम Q1 में करेंगे। और वॉशिंग मशीन में हम लोग Q4 में ज्यादा नहीं कर पाए थे, जो कि हमने Q1 में किया है। मेरे को लगता है अगले साल अगर मैं मार्जिन की आपको गाइडेंस दूं तो मेरे को लगता है मार्जिन हमारे अगले साल भी 4-4.5% के बीच में रहेंगे, बट एब्सोल्यूट ग्रोथ जो रेवेन्यू में, एबिटा में और प्रॉफिटेबिलिटी में वो काफी अच्छी होगी। कोई आंकड़ा, कोई नंबर? तो हम लोग मेंटेन करते हैं कि हमें इस साल हमें लगता है कि हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं और वही 4% का मार्जिन, 4.2, तो 401 करोड़ का एबिटा हम लोग कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा कॉशियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी डिमांड खुलती है, मतलब मार्केट्स ओपन अप होती हैं, कितना डिमांड पे इम्पैक्ट आता है और कितनी जल्दी आता है। बट मेरे को लगता है कि इतने नंबर्स हमें करने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब आपका, और बहुत ही साफ साफ शब्दों में आपने सारी बातें समझाई और गाइडेंस भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यह है कि 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आते हुए दिखाई देगा और 400 करोड़ एबिटा या ऑपरेटिंग मुनाफे के तौर पे कंपनी कमाएगी अगले वित्त वर्ष के लिए। यह गाइडेंस आपके सामने। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में, और अब बारी है आपको बताने की आज का सस्ता ऑप्शन। तो आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड है आपके लिए HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 700 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपके लिए सामने आएगा, और करीब 9 रुपए पे था जब मैंने पिछली बार नजर डाली थी इस पे। HDFC लाइफ के स्टॉक पे नजर डालिए, HDFC लाइफ के ऑप्शन पे नजर डालिए और HDFC लाइफ के फ्यूचर्स पे नजर डालिए। शानदार रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। हम जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, HDFC लाइफ का 700 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5% दूर है, और आज सीरीज का पहला दिन है। आप देखेंगे इस स्ट्राइक पे तगड़ी पोजीशंस बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। दूसरे स्ट्राइक पे भी मैं देख रहा हूं काफी अच्छी पोजीशंस बिल्ड होती हुई नजर आ रही है आज के ट्रेड में। लेकिन अगर आप इसके चार्ट पे नजर डालेंगे डायरेक्टर साहब, इसका 14 दिन का, 1 महीने का और 3 महीने का चार्ट एक के बाद एक कैंडल स्टिक वाला लेकर आइएगा, क्योंकि बेहद इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये एक अच्छे खासे लंबे कंसोलिडेशन के दौर से बाहर निकलने के संकेत दे रहा है। इनफैक्ट गौरव, आप देखेंगे कि ऑसिलेटर्स पे तो ब्रेकआउट बहुत ही डिसाइसिव है। प्राइस ब्रेकआउट इस वक्त आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों के हाईस के ऊपर हम निकले हैं। बॉलिंगर के अपर एंड में आकर के इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं, और पिछले कम से कम घंटे 1.5 घंटे से मैं देख रहा हूं कि हम बॉलिंगर के अपर एंड में बने हुए हैं। इस स्टॉक पे एक खास बात इस पूरे कंसोलिडेशन के दौरान यह देखने को मिली कि 660, 655 ये एक बेस था जो इसने तोड़ा रही, बार बार नीचे आया और फिर वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर आता है। और अभी भी आप देखिए तो इस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि लोअर लेवल के काफी करीब है।
आज आप देख रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, पूरे के पूरे सेक्टर में काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो पूरे सेक्टर का मोमेंटम आपके लिए साफ तौर पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये स्टॉक HDFC लाइफ इसी वजह से हमारी नजर पे आज बनता हुआ। आप देखिए इस स्टॉक पे आज अब तक का जो वॉल्यूम है कैश मार्केट में, अगर आप नजर डालेंगे तकरीबन 18 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। इस वक्त दिन के हाईस पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब तक का जो रन रेट है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हफ्ते के बेहतरीन वॉल्यूम आपको आते हुए दिखाई देंगे। 10 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम है उसके कुछ ऊपर ऑलरेडी आप पहुंच चुके हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में एक बेस बना करके नई तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। हमें एक शार्प रिवर्सल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और HDFC लाइफ एक ऐसा स्टॉक है गौरव जिसने इस पूरे सेक्टर को लीड किया है, लगातार बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म किया है। और पिछले कुछ दिनों से यानी मार्च, अप्रैल और मई की सीरीज भी खत्म हो गई। तो ये जो 3 सीरीज थी ये कंसोलिडेशन वाली सीरीज इस स्टॉक के लिए रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों का और आज का फिर मूव अगर आप इसको जरा मिलाकर देखें, इस हफ्ते लोअर लेवल से जिस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर आया है और आज के जो पैटर्न बन रहे हैं और जो ऑसिलेटर्स दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि जून सीरीज का ये एक स्टार परफॉर्मर हो सकता है। और आज तो सीरीज का पहला दिन है गौरव, और हम हमेशा कहते हैं कि ऑप्शन बायर के पास अपर हैंड होता है अगर वो सीरीज की शुरुआत में पोजीशन ले। देखिए अगर आप HDFC लाइफ का देखिए, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप आवली चार्ट्स अगर देखते हैं तो आवली चार्ट्स के अंदर आपको इसके अंदर एक अच्छा सा ट्रायंगल ब्रेकआउट होते हुए देखने मिलेगा। तो एक काफी अच्छी बात है। आवली चार्ट्स पे अगर आप वॉल्यूम्स पे देख रहे हैं तो जो ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स थे वो अच्छे थे। फॉलो वॉल्यूम्स के इंतजार है, लेकिन जो कैंडल की हम बात करते हैं क्लोजिंग के ऊपर आके वापस है तो वो फॉलो अप कैंडल भी इसमें आ चुका है। तो मैं समझता हूँ एक डैश, एक अपसाइड आपको एक बार के लिए देखने मिल सकती है। इसका जो इमीडिएट हर्डल होगा वो है तकरीबन 697 का। वो अगर सस्टेन करता है तो इसके जो अपर बैंड है वो और खुल जाएगा तकरीबन 720 के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ट्रायंगल ब्रेकआउट भी इसके अंदर है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है। तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस आपको देखने मिल सकता है या अच्छी राइज आपको देखने मिल सकती है HDFC लाइफ में। बिल्कुल। तो फिलहाल आप देखिए सीरीज की शुरुआत में जिस तरह से ये सेक्टर पूरा का पूरा आपको तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, संकेत बिल्कुल साफ है। आपको ये पूरी सीरीज काफी शानदार निकलती हुई नजर आई। हमारे बात करते करते स्टॉक ने दिन का नया हाई बनाया। और देखिए ये बात हम आपसे हमेशा कहते हैं, ऑप्शन ट्रेड आप जरूर कर रहे हैं लेकिन नजर रखिए अंडरलाइन पे, स्टॉक पे नजर रखिए। अगर स्टॉक नया हाई बना रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन तो आपको मुनाफा कमा के बेहतरीन तरीके से देने ही वाला है और वो ऑलरेडी दिख रहा है। इस वक्त मैं आपको अपने स्क्रीन पे जो चार्ट खोले वो नहीं दिखा पा रहा हूं, वरना आप देख पाते कि कितना शानदार ब्रेकआउट इस वक्त ऑसिलेटर्स दिखा रहे हैं और आपको एक नई तेजी के सिग्नल दे रहे हैं। तो ग्रीन लाइट, गौरव भी सहमत है इस बात से, आपके लिए यहां पर ये तेजी का कॉल बनता हुआ। गौरव, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे कॉल्स देने के लिए। और फिलहाल दर्शकों से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें हर रोज की तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर CNBC आवाज ने निवेशकों को जागरूक बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। और हम हर रोज इस मुहिम के तहत आपको बताते हैं कि निवेशकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाजार में अगर आपको मुनाफा कमाना है, अगर आपको अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना है तो सावधानी के साथ निवेश करें। निवेश में आप लंबे समय तक बने रहे, लॉन्ग टर्म का निवेश करेंगे तो आपका मुनाफा बेहतर होगा। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चुनिए या म्यूचुअल फंड चुनिए और उनमें लंबा निवेश कीजिए। जल्दबाजी में रातों रात पैसा कमाकर देने वाली स्कीम से बचकर रहिए, वहां पर दरअसल आपको नुकसान हो सकता है। और हां, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स पे पैसे लगाइए, किसी भी एक एसेट में, एक स्टॉक में सारे पैसे मत डालिए। और क्या नहीं करना चाहिए आपको, कभी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू किसी तरह का निवेश ना करें। और हां, गारंटीड रिटर्न का वादा करने वालों से बचकर रहें क्योंकि बाजार में कोई गारंटी नहीं होती।